दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। डेली करंट अफेयर्स के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित करंट अफेयर्स की ये सीरीज, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संपूर्ण संकलन होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में 28 से 30 जून 2026 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे। जो लोग रेगुलर क्लास को देख रहे हैं, कंटिन्यूटी बरकरार रखिएगा, और जो पहली बार हमसे जुड़े हैं, इस बात का ध्यान रखिए, ये सीरीज बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। और विशेष बात यहाँ यह है कि क्लास को देखिए, आपको खुद अच्छा लगे अगर तो यहां कंटिन्यूटी बरकरार रखिएगा, क्लासेस को डेली देखिएगा। फिलहाल सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में एक सवाल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में ऑकलैंड न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी महिला नेशन कप 2026 का जो खिताब है, जो टाइटल है, वो किस देश ने जीता है। ये आपको बता दूं कि दूसरा एडिशन था इस प्रतियोगिता का। मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने दूसरी बार इस खिताब को अपने नाम किया है। मतलब दोनों जो प्रतियोगिता अब तक हुए हैं इसमें महिला नेशन कप में, ये दोनों के दोनों भारत ने अपने नाम किया है, यानी कि सबसे सफल टीम है भारत। पिछले क्लास में चर्चाएं हमने आपके बीच किया था। दोस्तों आप सबों के डिमांड पर आगामी 72वीं BPSC सहित आने वाले 1-2 महीने में जो एग्जाम बिहार में आयोजित होने वाले हैं, उसको लेकर बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स जो ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं, मंथली वीडियोज आपको हमने उपलब्ध कराया था, उन सभी का वन लाइनर फॉर्मेट में हम आपको रिविजन करवा रहे हैं। कुल 1000 प्रश्नों का यहाँ टारगेट है। वो चीजें आपको हम आने वाले इस सप्ताह में कंप्लीट कर देंगे, है ना। ये चीज ध्यान रखें। इस सीरीज के वीडियोज को आप एप्लीकेशन पे फ्री वीडियोज वाले सेक्शन में जाके वहां देखकर इसका PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक ये वाला जो PDF हमने आपको दिया है जनवरी 2025 से मई 2026 तक का, है ना। तो यही PDF का, ये तो हालांकि विस्तृत वर्जन है जिसमें तमाम जानकारी आपको विस्तार में मिलेगा। ये हर एग्जाम के दृष्टिकोण से सफिशिएंट है। तो इसी के कंटेंट को हम वन लाइनर में आपके समक्ष रख रहे हैं। हालांकि पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए, ये कंप्लीट जो बुक वाली फॉर्मेट है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। आप लोग इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और विशेष बात, आज जरा ध्यान से सुनिएगा, आज आप सभी के लिए एक शानदार ऑफर है। और ये ऑफर जो है अगले 1 महीने तक, यानी कि आपके BPSC एग्जाम होने तक, जो 72वीं BPSC का डेट है, उस तिथि तक तमाम कोर्स और टेस्ट सीरीज में आज ये बड़ी घोषणा होने जा रही है। सभी कोर्स में, सभी टेस्ट सीरीज में, सभी PDF में, जितने भी चीजें एप्लीकेशन पे है, वहां कूपन कोड वाले सेक्शन में आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, FEST50। आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, सर एग्जाम नजदीक है, अब तो फी कम कर दीजिए। तो बहुत लोग आप में से डिमांड कर रहे थे। चलिए फाइनली 1 महीने के लिए एक लंबा ऑफर है, और ये अब तक की सबसे बड़ी छूट है। लेकिन इसमें कंडीशन यह है कि केवल 1000 अभ्यर्थियों के लिए ही अप्लाई होगा। इस कूपन कोड का जो वैलिड यूज है वो केवल और केवल 1000 बार ही किया जा सकता है ना। तो अब देखिए, जिनको भी चाहिए आप लोग ले सकते हैं। सभी कोर्स, सभी टेस्ट सीरीज में जाकर इसका लाभ आपको मिलेगा, है ना। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, BM ऑनलाइन लर्निंग, वहीं से चीजें आपको मिलेगी। अब सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अभी देखिए, पहला प्रश्न ये कहता है कि 23 जून 2026 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह, जो कि यहां हमने ब्रैकेट में एक शब्द लिखा है द्वितीय चरण, ये अलंकरण समारोह का द्वितीय चरण था। अभी आपको हम दिखलाएंगे वो चीजें। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। बताएं कि इस वर्ष बिहार के कितने विभूतियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा हुई थी। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सम्मानित किया जा चुका है। तो बात 2026 की हो रही है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या यह घोषणा होती है, और घोषणा के आधार पर, अच्छा पहले हम इसको हल कर लेते हैं। जो बिहार की विभूतियों के बारे में पूछा जा रहा है, तो बिहार को इस बार 3 पद्म पुरस्कार मिला है, और ये तीनों के तीनों जो है ये पद्मश्री है, जो भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है। अब दोस्तों इससे संबंधित तथ्यों को देखिएगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या घोषणा होती है केंद्र सरकार की तरफ से। 131 नाम सामने आता है पद्म पुरस्कारों को लेकर। एक बात यह भी ध्यान रखिए, पद्म पुरस्कार में 3 पुरस्कार, एक तो पद्म विभूषण जो सबसे ऊपर, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस 131 में से 5 को पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण और रिमेनिंग 113 को पद्मश्री से सम्मानित करने को लेकर घोषणा होती है। 25 मई 2026 को पहले चरण के दौरान कुल 66 हस्तियों को सम्मानित किया जाता है। फिर दूसरा चरण 23 जून 2026 को आयोजित हुआ। जो बाकी बचे हुए यहाँ पर 65 जो लोग थे जिन्हें यह सम्मान मिला है, आप यहाँ पर इस दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। अब यहाँ एक और ध्यान रखने वाली बात है कि इस वर्ष बिहार को जो 3 पद्म पुरस्कार मिला है, यहाँ वो नाम आप देख सकते हैं, भरत सिंह भारती, स्वर्गीय विश्वबंधु और डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी। आइए इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इन तीनों को आप यहां पर देख सकते हैं। एक तो नाम याद रखिए,
किस जिले से बिलोंग करते हैं वो ध्यान रखिए, किस श्रेणी में इन्हें सम्मान मिला वो ध्यान रखिए, और सम्मान कौन सा है। तो यहां देखिए मैंने आपको क्या बोला, तीनों के तीनों पद्मश्री हैं। देखिए लोक नृत्य में इन्हें मरणोपरांत यानी कि स्वर्गीय विश्वबंधु को, और वहीं भरत सिंह भारती जो कि कला कैटेगरी में, भोजपुरी लोकगीत में जो भोजपुर के हैं, वहीं विज्ञान और अभियंत्रण कैटेगरी में मुजफ्फरपुर के डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को। तो ये यहाँ तीनों को आप देख सकते हैं। यहाँ से अमूमन खास करके नागरिक पुरस्कारों से संबंधित सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं कई बार, है ना। इन चीजों को ध्यान आपको रखना है। आइए यहाँ एक जानकारी और हम आपको दे दें कि 131 पुरस्कारों में से जो हम यहाँ 5 पद्म विभूषण की बात कर रहे थे, तो पांचों का नाम आप यहाँ देख रहे हैं, है ना। इन चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। वहीं 13 नाम पद्म भूषण में दिखेगा। तो हालांकि पूरी की पूरी सूची यहां आपके बीच हमने नहीं रखा है, लेकिन पद्म भूषण में जो चर्चित नाम है इन 13 में से, एक तो अलका याग्निक ध्यान रखिएगा, और उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है शिबू सोरेन और उदय कोटक। ये सभी नाम इंपॉर्टेंट, मतलब ज्यादा चर्चित लोग हैं जो यहाँ आपके बीच हमने रखा है। उसी प्रकार से पद्मश्री पुरस्कार में चर्चित नाम में इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि रोहित शर्मा को पद्मश्री मिला है, हरमनप्रीत सिंह कौर को पद्मश्री मिला है, और यहाँ बिहार के 3 और नाम है जिन्हें यह सम्मान मिला है। ये चीजें आपको हम पिछले साल भी बतला चुके हैं, पिछले बार 2025 में। ये आई थिंक अब तक का सबसे बड़ा, मतलब खास करके नाम की सूची है जो आप पद्म पुरस्कारों में देख रहे हैं। 7 पुरस्कार मिला था बिहार को, जिसमें कि एक पद्म विभूषण को बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को, जो कि मरणोपरांत इन्हें मिला, आप इन्हें देख रहे हैं, जानते हैं। सुशील कुमार मोदी को भी मरणोपरांत ही मिला, इन्हें मिला था पद्म भूषण। इसके बाद 5 नाम आपको पद्म विभूषण में दिखेगा। ओवरऑल बात हम करें तो कुल 7 पुरस्कार यहां 2025 में हमें देखने को मिलता है 139 पुरस्कारों की सूची में से। क्लियर है। चलिए इस प्रश्न में इतनी जानकारी है, आते हैं अगले सवाल पर। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल यह है कि बिहार में 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाली वीवीजी राम जी योजना या फिर विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण, जो खास करके आप लोग जानते हैं कि मनरेगा का नाम बदलकर अब यह किया गया है ना, वीवीजी राम जी योजना। तो इस योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कई सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिल रहा है और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आइए इसे हम हल करने का प्रयास करते हैं। पहला कथन देखिए, पहला कथन यह कहता है कि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण श्रमिकों को प्रति वर्ष 125 दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है। तो इसे बढ़ाकर 100 से 125 किया गया है। यह बिल्कुल यहां पर सही है ये कथन। दूसरा कथन देखिएगा, रबी एवं खरीफ फसलों की बुआई और कटाई के प्रमुख कृषि मौसम में योजना के तहत कार्य जो है ये स्थगित रहेगा। तो ये भी कथन यहां बिल्कुल सही है। वही दूसरी ओर यहां यह है कथन 3 में कि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण श्रमिकों को कृषि कार्य हेतु वर्ष में 60 दिनों का विशेष अवकाश देने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। तो यहां पर ये भी कथन जो 3 नंबर है ये भी सही है। तो कथन 1, 2 और 3 ये तीनों के तीनों यहां आपको सही देखने को मिलेगा। आइए संबंधित तथ्यों के बारे में यहां जो विश्लेषण आपके बीच हमने रखा है एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो जरा इसे गौर से देखने का प्रयास कीजिएगा। अगले 1 से 2 मिनट जो जानकारी अभी मैं आपको इससे संबंधित देने वाला हूं, वास्तव में अपने आप में एक एक लाइन ये एक सवाल है। सबसे पहले शुरुआती दौर में जब इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2005 में, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की हम बात कर रहे हैं, मनमोहन सिंह थे। और उस समय योजना का जो नाम था वो था नारेगा योजना। आपको इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन इसमें 2 अक्टूबर 2009 को संशोधित करते हुए इसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया, इसे नारेगा से मनरेगा किया गया। इस चीज को यहाँ ध्यान रखिए। लेकिन हाल ही के दिनों में अभी आपको ये ध्यान रखना है, कुछ में पहले चर्चा हुई थी, हमने आपको पढ़ाया भी था कि इसका नाम बदलते हुए एक अलग सिरे से नामांकन किया गया है, वीवीजी राम जी योजना, यानी कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन। जो ग्रामीण, ये जो जी आप ब्रैकेट में देख रहे हैं, ये ग्रामीण शब्द को ये इंगित कर रहा है। दोस्तों इतना ही नहीं, इसमें कई सारी चीजें, कई जानकारी और भी इंपॉर्टेंट है। मनरेगा से जुड़ी हुई कई जानकारी आप लोग जानते हैं, याद रखिएगा। लेकिन अभी जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, मे भी ये चीजें अपडेट न हुई हो आपके समक्ष।
देखिए इसे जरा देखने का प्रयास कीजिएगा, हमने आपको पढ़ाया था, इसे एक ऐसे समझिए स्टोरी के रूप में कि कैसे आपको याद रखना है। मामला शुरू होता है वर्ष 2021 में, दिसंबर 2021 में, जब बंगाल का मनरेगा फंड रोका गया था केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए, है ना। इस बात को ध्यान रखिए, इस मामले को लेकर बंगाल सरकार उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री बंगाल की थी वो थी ममता बनर्जी। हालांकि इस समय 9वें मुख्यमंत्री बंगाल के बने हैं, यानी कि बात हम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, बने हैं शुवेंदु अधिकारी। तो इस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, है ना। इस चीज को ध्यान रखिए। परिणाम स्वरूप आपको ये ध्यान रखना है, कुछ चीजें जब वहां से मतलब उस तरह उनको नहीं मिली, तो ऐसे में परिणाम स्वरूप ममता बनर्जी सरकार ने मार्च 2024 में एक योजना जो कि मनरेगा के ही तर्ज पर शुरू की, जिसका नाम था कर्मश्री योजना। अब इसके विपरीत दूसरी ओर अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी का नाम इससे हटा दिया है। इसमें राम जी का नाम आपको देखने को मिलता है, वीबी राम जी योजना, जी राम जी योजना, है ना, इस तरह से। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी कर्मश्री योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी के सम्मान में महात्मा श्री कर दिया। इस चीज को ध्यान रखिए, महात्मा गांधी का जो नाम हटाया एक राजनीतिक मुद्दा बना और सम्मान में महात्मा श्री योजना इसका नाम दिया। या बदलाव महात्मा गांधी के सम्मान में किया गया। तो ये सारे घटनाक्रम जो यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है, याद रखिए सवाल यहाँ से एग्जाम में बनेंगे, है ना। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, बात हम कर रहे थे अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को लेकर जो चुनाव यहाँ संपन्न हुआ था। एक्चुअली उससे पहले ये जान लीजिए, अच्छा पहले ये देख ही लीजिए, जो मुख्यमंत्रियों की हम बात कर रहे थे ना, तो पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री अभी बने हैं शुवेंदु अधिकारी। भाजपा की पहली बार यहाँ सरकार बनी है आजाद भारत में। ये चीज को यहाँ ध्यान से आप लोग रखिएगा। जिन 5 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जो रिसेंटली विधानसभा चुनाव हुए थे उससे संबंधित जो मुख्यमंत्रियों की सूची है वो आपके बीच हमने रखा है। वहीं दूसरी ओर आप ये देखने का प्रयास कीजिए, मनरेगा की बात हुई थी, मनरेगा से जुड़े हुए 7 ऐसे प्रश्न आपके बीच हमने रखा है। आप यहाँ देख सकते हैं यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, फिर यूपीएससी, फिर एच टेट और फिर एसएससी सीजीएल, फिर यूपीपीएससी, ये सारे एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं कुछ इस तरह से। ऐसे सवालों के बारे में जानकारी ध्यान रखिएगा, अमूमन यहाँ से सवाल बनते हैं। चलिए फिलहाल मैं इसे स्किप करते हुए सीधे चलता हूँ अगले प्रश्न पे। दूसरा नहीं बल्कि तीसरा प्रश्न जो आप यहाँ देख रहे हैं अपने आप में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उल्लास योजना। अब यहाँ इसके बारे में कई जानकारी हम आपको बतलाएंगे। उल्लास का पूरा नाम जो होता है ये होता है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो इस योजना के तहत या फिर उल्लास पहल के तहत भारत का 6ठा पूर्ण साक्षर राज्य अभी हाल ही में कौन बना है? तो राइट आंसर है 6ठा पूर्ण साक्षर राज्य अभी हाल ही में बना है उत्तराखंड। अभी कुछ समय पहले, आई थिंक ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, ये हमने जानकारी आपको दिया था कि अभी रिसेंटली सिक्किम, जो यहाँ तस्वीर में भी आप देख रहे हैं, सिक्किम जो है ये पूर्ण साक्षर राज्य बना है। अब इन तमाम बिंदुओं को हम इस प्रकार से आपके बीच रखने वाले हैं ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें अभी सेट हो जाएगी। सबसे पहले ये ध्यान आपको रखना है कि उल्लास का जो फुल फॉर्म है ये क्या होता है। तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। दूसरी ओर इसकी शुरुआत शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 में किया गया था, है ना। इस चीज को यहां ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगला जो पॉइंट है, इसका उद्देश्य 15 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के वैसे लोगों को साक्षर बनाना है जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह चुके हैं। 15 वर्ष मतलब मिनिमम 15 वर्ष या फिर उससे अधिक ऐसे मतलब आयु के व्यक्ति जो औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने में खास करके वंचित रहे हैं ग्रहण करने से, तो उन्हें शिक्षित करना एक लक्ष्य है। तो इसी उद्देश्य से आपको ये चीज़ों को लेकर यहाँ उल्लास योजना के संदर्भ में जो कहा गया याद रखना है। अब इसी के तहत आपको ये बता दूं कि उत्तराखंड अभी हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत का 6ठा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। अमूमन यहाँ से साक्षरता दर कितना हासिल हुआ है ये भी आंकड़े जो आपको दिखलाते हैं ये भी आपको याद रखना है। 98.7% साक्षरता दर हासिल किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उल्लास योजना में किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को कब किस स्थिति में साक्षर कहा जाता है ये जरूरी है। तो शिक्षा मंत्रालय की इस पहल के तहत कोई भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश 95% से अधिक साक्षरता दर या फिर जो मानक है इसको पूरा करता है या फिर आंकड़ों को क्रॉस करता है 95% से अधिक साक्षरता दर का, तो वैसी स्थिति में इसे कहा जाता है पूर्ण साक्षर राज्य। साक्षर राज्यों में पहला साक्षर राज्य है मिजोरम, जो मई 2025 में इस आंकड़े को पार किया था। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मई 2025 में मिजोरम, फिर दूसरा राज्य है गोवा, तीसरा राज्य है त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवा बना है रिसेंटली सिक्किम और छठा अभी हाल ही में
उत्तराखंड सबसे नवीनतम या फिर छठा राज्य बना है ना। अब दूसरी ओर केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखें तो लद्दाख सबसे पहले जून 2024 में पूर्ण साक्षरता का दर्जा प्राप्त किया केंद्र शासित प्रदेश में, यानी कि यूनियन टेरिटरी में हम बात कर रहे हैं। राज्यों में तो पहला मिजोरम है और केंद्र शासित प्रदेश में पहला कौन सा है, तो लद्दाख है। इस चीज को ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए अगले स्लाइड में से देखने का प्रयास कीजिए, आपके बीच हमने रखा है वही सारी जानकारी है। 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में 95% साक्षरता दर हासिल करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जाने वाला एक दर्जा है। और यहाँ वही सारी चीजें, मुंगेर में कितना, मुंगेर नहीं बल्कि मिजोरम में कितना साक्षरता दर, फिर गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, ये जुड़ी हुई जानकारी जो आप यहाँ पर उल्लास से संबंधित देख रहे हैं, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिलहाल अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। 22 जून 2026 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग ने ऑडिट सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस देश की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था यानी कि स्टेट कंट्रोलर एंड ओम्बड्समैन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब यहाँ पर जो सवाल है इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि इजराइल के साथ अभी हाल ही में ये समझौता किया गया है। विकल्प नंबर बी यहाँ इस प्रश्न का, चौथे प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको समझना है बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले ये ध्यान रखिए 22 जून 2026 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के और इजराइल की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। अब आपको यहां पर यह ध्यान रखना कि दोनों देशों के बीच ये सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर में ऑडिट के सहयोग को मजबूत करना तथा आधुनिक ऑडिट तकनीकों का आदान प्रदान करना है। ऑडिट आई होप आप समझ रहे हैं ना, जो जांच वगैरह होती है कंपनियों में खास करके उसको लेकर यहां इस चीज को ध्यान रखिए। इस एमओयू के अंतर्गत डिजिटल ऑडिट, आईटी ऑडिट और इसके बाद डेटा एनालिटिक्स और ऑडिट अधिकारियों के प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम में सहयोग बढ़ाया जाएगा। मतलब जो समझौता हुआ है इसके तहत इससे सरकारी मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के वित्तीय लेन देन और कार्य प्रणाली की अधिक प्रभावी एवं स्वतंत्र जांच संभव हो सकेगी, जिससे पारदर्शिता आएगी यानी कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है विशेष रूप से ऑडिट में सहयोग को मजबूत करने और आधुनिक प्रणालियों के आदान प्रदान को लेकर के, ताकि दोनों देशों को इससे फायदा हो, इसी को लेकर अभी हाल ही में इसकी शुरुआत हुई है और इजराइल के साथ ये समझौता किया गया है ना। इतनी जानकारी यहाँ इस प्रश्न में याद रखने योग्य है। अगले सवाल पर आइए, पांचवा सवाल है। हाल ही में बिनॉय जॉर्ज को ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। बताएं कि उन्होंने निम्न में से किनका स्थान लिया है। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि अजनीश कुमार का स्थान लिया है। अब यहाँ एक चीज ये ध्यान रखिए, उरुग्वे में भारत का नया राजदूत कौन बने हैं, नाम आपको याद रखना, बिनॉय जॉर्ज। एक चीज और, अभी कुछ समय पहले हालांकि कई बार हमने ये डिस्कस किया है कि कब हम खास करके यहाँ उच्चायुक्त शब्द का प्रयोग करते हैं, कब हम राजदूत शब्द का प्रयोग करते हैं। दोस्तों जब भी किसी भी देश में राजनयिक की नियुक्ति होती है, वैसी स्थिति में एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो भी देश अगर कॉमनवेल्थ देश की कैटेगरी में है, जो 54 देश इस समय इस खास करके संगठन में है, अगर उसमें है वो देश शामिल, तो वैसी नियुक्ति को हम कहेंगे उच्चायुक्त। मान लीजिए कोई अपना राजनयिक को भारत बांग्लादेश में नियुक्त करता है, क्योंकि बांग्लादेश भी यहाँ कॉमनवेल्थ नेशन है, तो ऐसी स्थिति में हम राजदूत नहीं बोलेंगे बल्कि हम उच्चायुक्त शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर वो देश जिसमें हम नियुक्ति कर रहे हैं वो देश कॉमनवेल्थ में नहीं है, वैसी स्थिति में हम शब्द का प्रयोग करेंगे एम्बेसडर यानी कि राजदूत। ठीक है, क्लियर है। ये चीजें आई होप कि आप नहीं भूलेंगे, इंटरव्यू तक ये आपकी मदद करेगा। कॉमनवेल्थ नेशंस में 54 में आपको बतला रहा था, मिस्टेक हो रही थी, 56 देश है, इस चीज को सुधार कर लीजिएगा। इस समय आंकड़े जो कहते हैं इसमें 56 देश हैं, और जो ये आपको ग्रीन एरिया ये वर्ल्ड मैप पर दिख रहा है ना, ये स्थिति इंगित कर रहा है कि ये सारे कॉमनवेल्थ नेशन यानी कि राष्ट्रमंडल देश हैं। क्लियर है, इतनी जानकारी सफिशिएंट है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला जो कथन वाला सवाल है, देखिए ध्यान से कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी कि अंकटॉड के अनुसार वर्ष 2025 में भारत विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण यानी कि सीप रिसाइकलिंग वाला देश बन गया है। मतलब सीप रिसाइकलिंग में सबसे शीर्ष पर यह देश पहुंचा है।
अब यहाँ इस रिपोर्ट के आधार पर संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, जो इस संस्था द्वारा भी हाल ही में ये जारी हुआ रिपोर्ट, तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है। वहीं दूसरी ओर वर्ष 2025 में वैश्विक जहाज पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग बाजार में भारत की जो हिस्सेदारी है वो बढ़कर 35.4% हो गई है। तो यहाँ पर ये 2 नंबर जो कथन है ये भी यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला कथन यहाँ तीसरा है कि भारत ने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत जहाज पुनर्चक्रण लक्ष्य को निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया। दरअसल ये जो लक्ष्य था 2030 का था, लेकिन 2025 के आंकड़ों में ये आपको देखने को मिल रहा है जो रिपोर्ट ये कहती है। तो फिलहाल ये कंक्लूजन यहाँ से निकलता है कि 5 वर्ष पहले ही भारत ने इस लक्ष्य को पूरा किया है और दुनिया में शीर्ष स्थान पर पहुंचा है। तो विकल्प नंबर डी सभी कथन यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें कुछ चीजें आंकड़ों के रूप में आपको ध्यान रखना चाहिए। रिपोर्ट जो आई है इसके आधार पर भारत वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण यानी कि सिर्फ रिसाइकलिंग देश बना है। इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, 2024 में जहां 30.1% था वो 2025 में बढ़कर 35.4% हो गया। वैश्विक जहाज पुनर्चक्रण की बात हम कर रहे हैं, जो कि वर्ल्ड मार्केट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ते दिख रहा है, जबकि पुनर्चक्रण क्षमता जो है 1.86 मिलियन ग्रॉस टन से बढ़कर ये 2.99 मिलियन टन तक ये पहुंच गया है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि एक टर्म जो इस्तेमाल हुआ है ग्रॉस टन या फिर मिलियन ग्रॉस टन, ये दोस्तों होता क्या है, तो जहाज के आकार यानी कि वॉल्यूम को मापने की एक इकाई है। तो यहाँ आई होप ये इस चीज़ को आप समझ चुके हैं। अब जो लक्ष्य वगैरह के हम बात कर रहे थे, तो 5 वर्ष पहले ही ये लक्ष्य को भारत ने पूरा कर लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आंकड़े जो आप देख रहे हैं, 1-2 आंकड़े यहाँ पर ध्यान रखिए, प्लस जो भारत ने इस कैटेगरी में इस मामले में पहला स्थान या फिर शीर्ष स्थान पर इस समय है और किसकी ये रिपोर्ट है, इतना जानकारी आपको याद रखना है। अमूमन इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकता है। अगला यहाँ देखिएगा, 19वें मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में गोल्डन कॉन्च पुरस्कार, जो कि सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फिल्म पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया है? यहां अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र पुरस्कार की, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्री की। तो ये अभी हाल ही में प्रदान किया गया है एक फिल्म सिल्वर को। अब ये कहां की फिल्म है, किस भाषा की है, इन चीजों के बारे में हालांकि कंप्लीट जानकारी आप यहां पर देख रहे हैं। ये 19वां संस्करण था मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का, जो रविंद्र नाट्य मंदिर दादर मुंबई में आयोजित हुआ 15 से 21 जून 2026 को। इस महोत्सव का जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान है यह गोल्डन कॉन्च पुरस्कार, पोलैंड की जो खास करके वृत्त चित्र पुरस्कार है, जो डॉक्यूमेंट्री है सिल्वर, इसको ये प्रदान किया गया है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसके डायरेक्टर यानी कि निदेशक की अगर हम बात करें तो नतालिया कोनियार्ज, तथा इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो मैसिस कुबिकी द्वारा किया गया। मतलब यहाँ पर ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, जो इसके नीति निर्माता वगैरह है इसको लेकर। फिलहाल ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये नाम याद रखिए कौन सी फिल्म है और किस देश की, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट यहाँ नजर आती है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म में जो पुरस्कार दिए गए हैं, सर्वश्रेष्ठ भारतीय एनिमेशन फिल्म, इसमें आर्मस्ट्रॉन्ग को प्रदान किया गया, और सर्वश्रेष्ठ भारतीय वृत्त चित्र फिल्म जो कि आपको ध्यान रखना है ये वाई को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ भारतीय लघु फिल्म स्मॉल क्लाउड्स को प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म मामाज सॉन्ग को प्रदान किया, जर्मनी की ये फिल्म है। और वहीं पर अच्छा यहाँ एक शब्द मिस हुआ, सर्वश्रेष्ठ लघु कथा तथा लघु कथा फिल्म का जो सिल्वर कॉन्च पुरस्कार है द स्नो, जो ईरान की है, इसे प्रदान किया गया। तो फिलहाल जो इस 19वें एडिशन में खास करके मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के तहत हमें देखने को मिलता है वो सभी यहाँ आपके समक्ष हमने रख दिया है। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ पूछा जाएगा। वहीं दूसरी ओर चलते हैं अगले सवाल पर। अभी एक सवाल यह है कि 24 से 25 जून 2026 को हालिया आयोजित हेमिस उत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां ध्यान दीजिए, आप भी जब एग्जाम हॉल में प्रश्न पत्र में प्रश्न को देखें तो इस तरह हाईलाइट कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, नहीं तो गलती में आप पढ़ लें कि कौन सा सही है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है। तो इस चीज से आप बच जाएंगे, ये प्रैक्टिस इस तरह से करते रहिए। तो यहां देखिए 8वां नंबर जो सवाल है इसके बारे में चीजों को पढ़िए कि वास्तव में ये है क्या, कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। पहला कथन है कि यह उत्सव जो है यह लद्दाख के लेह में स्थित हेमिस मठ में
आयोजित किया जाता है। ये सभी लोग जानते होंगे, हर साल ये जानकारी हम आपको देते हैं, ये बिल्कुल सही है। यह उत्सव, यहाँ आपको ध्यान रखना जो विकल्प बी है यह, अच्छा ये तो सही, हमें कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है ना, इस चीज़ को यहाँ मिटा लीजिए। ये सही है और हमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ इसको ऐसे ध्यान रखिए। यह उत्सव गुरु पद्म संभव या फिर गुरु रिनपोछे की जयंती के उपलब्ध में मनाया जाता है, ये भी यहाँ पर सही है। दोस्तों हेमिस मठ जो है ये तिब्बती द्रुक्पा कांग्यू बौद्ध परंपरा से संबंधित है। द्रुक्पा कांग्यू बौद्ध परंपरा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। हेमिस मठ के द्वारा यहाँ पर जो खास करके उत्सव आयोजित होता है बेसिकली उसी संदर्भ में है, बौद्ध परंपरा से संबंधित है। और कौन सा, तो द्रुक्पा कांग्यू बौद्ध परंपरा से, ये भी सही है। अब यहाँ पर अगला जो विकल्प है डी नंबर की, हेमिस उत्सव का जो आयोजन है ये प्रति वर्ष, एक शब्द यहाँ पर छोटा है, इस जगह पे हॉर्नबिल होना चाहिए। हॉर्नबिल फेस्टिवल के दौरान नागालैंड में किया जाता है, ऐसा हमने तैयार किया था लेकिन यहाँ मिक्स टाइपिंग है, तो ध्यान रखिएगा यही कथन जो है। वैसे भी अगर ये कथन अधूरा है तो उसके बावजूद भी ये जो खास करके हेमिस महोत्सव को लेकर नागालैंड के संदर्भ में लिखा गया है तो ये औसत्य है, और यही औसत्य हमसे पूछा गया था, और यही हमारा राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी, है ना, यही हमारा करेक्ट फाइनल आंसर होगा। चलिए यहाँ इतनी जानकारी है। अब जो खास करके हम लद्दाख की बात कर रहे थे कि लद्दाख में ये सारे दिवस खास करके जो मनाए जाते हैं, कई बार हमने आपको बताया भी है, तो एक नज़र हम देखने का प्रयास करते हैं कि लद्दाख में वो कौन कौन से त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं, जो बेसिकली एग्जाम में सवाल के रूप में पूछा जाता है। तो एक तो हेमिस महोत्सव हो गया, लोसर महोत्सव जो कि नया साल का प्रतीक है, साका दावा महोत्सव, सिंधु दर्शन महोत्सव, लद्दाख महोत्सव, इसके अतिरिक्त और भी कई सारे हैं, लेकिन ये हेमिस और लोसर, साका दावा और सिंधु दर्शन ये कुछ ऐसे हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमारा यही मकसद है कि एक बार इसे देख लें आप, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अगले सवाल पर आइएगा, विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम नियमों में भी हाल ही में भारत सरकार ने कुछ संशोधन किया है, तो किए गए संशोधनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। हमें सही कथन की यहाँ पर जो 4 विकल्प हमें देखने को मिल रहा है इसमें से हमें चुनाव करना है। दोस्तों कोई भी एनजीओ को अपनी गतिविधियों एवं सोशल मीडिया खातों का विवरण देना अब वैकल्पिक कर दिया गया। नहीं, जो संशोधन मतलब अभी हुआ है इसमें ये एक प्रकार से पूरी खास करके कह सकते हैं जानकारी, खास करके सोशल मीडिया से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो देना अनिवार्य किया गया है, वैकल्पिक नहीं, अनिवार्य किया गया है। ये कथन असत्य है। विदेशी अंशदान की अगली किस्त तभी जारी होगी जब पहली किस्त का कम से कम 75% उपयोग हो चुका हो, वैसी स्थिति में अगली किस्त जारी होगी किसी भी एनजीओ को जो खास करके फंड वगैरह प्राप्त करते हैं। तो ये चीजें खास करके विदेशी अनुदान को लेकर यहाँ लिखा गया है। तो यहाँ आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने बी को देख लिया, ये सही है, क्योंकि आगे विकल्प में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि एक से अधिक विकल्प सही है, ये तो नहीं लिखा हुआ है ना। तो ऐसी स्थिति में बस यही सही होगा, ये जांचने की यहाँ हमें जरूरत नहीं है। विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर है। जरा देखने का प्रयास कीजिए, केंद्र सरकार ने ये विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम में कई नियमों का बदलाव किया है। जो संशोधन है इसका उद्देश्य विदेशी धन प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन जिसे कि एनजीओ कहा जाता है, इसकी पारदर्शिता, जवाबदेही और निगरानी को मजबूत करना है। क्योंकि इसमें बहुत फ्रॉड हो रहा था, इसको संज्ञान में लेते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। अब यहाँ पर जो जरूरी बात यह है कि यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि विदेशी अनुदान यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन की अगली किस्त तभी जारी की जाएगी जब पहली किस्त का कम से कम 75% उपयोग हो चुका हो, और प्रत्येक एनजीओ के लिए अपनी गतिविधियों, कार्यक्षेत्रों तथा सोशल मीडिया खातों का विवरण जो है वो देना अनिवार्य किया गया है। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है, जिस विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम की हम बात कर रहे हैं तो इसके पंजीकरण को सक्रिय बनाए रखने के लिए पिछले 2 वर्षों में कम से कम 10 लाख रुपए विदेशी अंशदान को घोषित उद्देश्यों पर व्यय करना अनिवार्य है, और ये दिखाना भी पड़ेगा कि पिछले 2 वर्षों में 10 लाख जो राशि है वो खास करके जो एक प्रकार से उन्होंने उद्देश्य लिया है या फिर जो उनके उद्देश्यों में शामिल है उस पर ये व्यय किया है। तो खास करके तभी जाके ये रजिस्ट्रेशन या फिर किसी भी एनजीओ का पंजीकरण सक्रिय रहेगा, अन्यथा उसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा, है ना। इतनी बातें यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये नए नियम कानून इस पर आए हैं। चलिए अगले सवाल पर आइए। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्भय चेतना के अंतर्गत
आयोजित ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है। दोस्तों 10 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ 4 विकल्पों में से हमें डिसाइड करना है कौन सा सही है। तो इसको लेकर जानकारी तो हम देंगे ही, लेकिन जो फाइनल जो सही आंसर है वो है विकल्प नंबर बी, जमीनी स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा, लैंगिक समानता एवं महिलाओं के अधिकारों के प्रति निर्वाचित पुरुष प्रतिनिधियों को संवेदनशील बनाना। तो विकल्प नंबर बी यहाँ करेक्ट है। आई थिंक आप समझ चुके हैं, लेकिन अगर नहीं तो जरा इसे देखने का प्रयास कीजिए, यहां से आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। अभी हाल ही में 17 से 19 जून 2026 को नई दिल्ली में पंचायती राज मंत्रालय ने निर्भया फंड के अंतर्गत निर्भय चेतना पर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस तरह की अगर हम आयोजन की बात करें तो ये पहली राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य 17.5 लाख से अधिक निर्वाचित पुरुष पंचायत प्रतिनिधियों की बात हो रही है, मतलब पूरे देश में। तो ऐसे पंचायत प्रतिनिधियों को महिलाओं की सुरक्षा, लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वलिटी तथा महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाना है। और इस पहल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 28,500 मास्टर ट्रेनर भी तैयार किए जाएंगे जो राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण देंगे पंचायत प्रतिनिधियों को। इस चीज को यहाँ आपको ध्यान रखना है, मतलब यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। हालांकि निर्भय चेतना आपको ध्यान रखना है कि 11 मार्च 2026 को शुरू की गई निर्भय रहो पहल के 3 प्रमुख घटकों में से एक है, जो निर्भय फंड के अंतर्गत अभी इसकी शुरुआत हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको हम ये भी बतला दें कि इसके जो अन्य 2 घटक हैं, जैसे कि निर्भय नेत्री जो महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण एवं कानूनी जागरूकता पर केंद्रित है। अब यहाँ निर्भय चेतना क्या है ये चीज आप समझ चुके हैं। निर्भय चेतना के बारे में जो प्रशिक्षण आदि को लेकर हमने जानकारी आपको दिया वो चीज यहाँ पर है। वहीं दूसरी ओर निर्भय नेत्री में ध्यान रखिएगा जो महिला निर्वाचित प्रतिनिधि है इनके क्षमता निर्माण एवं कानूनी जागरूकता पर यह केंद्रित है। लेकिन वही तीसरा जो घटक है निर्भय दृष्टि, जिसके अंतर्गत पंचायतों की प्रमुख ग्रामीण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे। तो ये तीनों जो घटक इसमें निहित हैं, इन तीनों को लेकर जानकारी याद रखिएगा। और अभी निर्भया फंड के अंतर्गत निर्भय चेतना खबरों में है तो इसको स्पेशली आप याद रखिएगा, है ना। बेसिकली ये सभी महिलाओं से ही जुड़ी हुई है, तो इन चीजों को यहां ध्यान रखते हुए चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जो अमित शाह हैं, इनके द्वारा लॉन्च की गई विनिमय भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है सीमा व्यापार को बढ़ावा देना तथा कार्गो एवं जहाजों की आवाजाही को अधिक तेज और पारदर्शी या फिर डिजिटल बनाना, ये उद्देश्य है। इसी को लेकर अभी हाल ही में अमित शाह द्वारा यह विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य यहाँ विकल्प नंबर बी में है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल 12 नंबर है। तो ये सवाल है कि हाल ही में सरकार द्वारा 18वां नवरत्न दर्जा जो है किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी कि पीएसयू अर्थात पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्रदान किया गया है। ये भारत का 28वां नवरत्न बना है। अब नवरत्न की संज्ञा कैसे दी जाती है दोस्तों, ये सारी चर्चाएं कई बार हम कर चुके हैं, फिलहाल आज मैं आपको नहीं बतलाने जा रहा हूं। अगर ये जानकारी आपको चाहिए तो एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। फिलहाल ये हम आपको बतला दें कि 28वां नवरत्न कंपनी बना है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अच्छा, अगर ये जानना चाहते हैं कि सर अच्छा आप ही बतलाइए तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम ये चर्चा कर लेंगे, है ना। तो फिलहाल विकल्प नंबर डी है और हमने समय समय पर जानकारी दिया है कब किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया और कब किसे महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो ये तमाम चर्चाएं हम कर चुके हैं। अब आते हैं आज के इस क्लास के प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले इस वाले पीडीएफ को अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध है, जाइए इसको डाउनलोड कीजिए। ये आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए रामबाण है। आज के क्लास का सवाल है हालिया आयोजित इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड में बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया है, कमेंट बॉक्स में जाइए हमें बताइए इसका राइट जो आंसर है वो क्या होगा, है ना। यहाँ पर आप चाहें तो डिटेल में लिखिएगा क्योंकि जो जानकारी हमने आपको दिया है एकदम विस्तार पूर्वक दिया था। अब यहाँ पर ये जनवरी से खास करके 2025 जनवरी से मई 2026 तक की ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है आगामी 72वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर। और तमाम कोर्स में अभी तो 50% का ऑफर है और अगले 1 महीने तक ये ऑफर है, ध्यान रखिएगा। बहुत बेनिफिट यहां से आपको मिलेंगे, जाइए अभी इसको ज्वाइन कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।